ये एक ऐसा हवाई वीडियो है जिसे अमेरिकियों ने कई सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा था, और ये गल्फ वॉर खाड़ी युद्ध का सबसे काला सच भी है। आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं, ये वही इराक के हाईवे 80 का नरसंहार है जिसने उस समय पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसका एक और भी खौफनाक नाम है हाईवे ऑफ डेथ। अगर कहा जाए कि 2026 में ईरान के प्राइमरी स्कूल पर हुआ हमला बिना किसी उसूल का बेरहम कत्लेआम था, तो 1991 का इराक का ये मौत का हाईवे जंगी मशीनों के पैरों तले रौंदा गया जीता जागता जहन्नुम था। सैकड़ों अमेरिकी फाइटर जेट्स ने एक ही दिन के अंदर अनगिनत आग लगाने वाले और तेज धमाके वाले बम गिराए। करीब 10,000 इराकी या तो जिंदा जल गए या फिर बमों के धमाके से उनके चीथड़े उड़ गए। 36 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थीं। गाड़ियों के मलबे के पहाड़ बन गए थे। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर ही नर्क आ गया हो। इराक का हाईवे 80, जिसकी पूरी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है, कुवैत और दक्षिणी इराक को जोड़ने वाला मेन रास्ता था, और उस समय इराकी फौज के कुवैत आने जाने का यही सबसे बड़ा रास्ता हुआ करता था। गल्फ वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका की लीडरशिप वाली कई देशों की फौजों ने हवा में अपने पूरे कंट्रोल और हाईटेक हथियारों के दम पर इराकी फौज को पूरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया। उनके एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और मिलिट्री बेस बहुत जल्दी तबाह कर दिए गए, और जमीन पर लड़ रही फौज भी बस मार खाने पर मजबूर हो गई। 26 फरवरी 1991 को 42 दिनों तक मुश्किल से टिके रहने के बाद सद्दाम हुसैन ने सीज फायर युद्ध विराम का समझौता मान लिया और फौज को वापस लौटने का हुक्म दे दिया। हुक्म मिलते ही कुवैत में मौजूद 1 लाख से ज्यादा इराकी सैनिक, जिनका लड़ने का अब कोई मन नहीं था, उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन इसे पीछे हटना कहने से ज्यादा जान बचाकर भागना कहना सही होगा। ये अब कोई फौज नहीं रह गई थी, बल्कि इसमें सैनिक, वहां बसे लोग और यहां तक कि आम नागरिक भी शामिल थे, जो शरणार्थियों की एक भीड़ की तरह लग रहे थे। वो हर तरह की फौजी और आम गाड़ियों में बैठकर इराक और कुवैत के बीच वाले हाईवे 80 पर उमड़ पड़े। जान बचाकर भागती इस बड़ी भीड़ को अगर ऊपर आसमान से देखा जाता तो वो रेगिस्तान में रेंगते हुए एक काले अजगर की तरह लग रही थी। इतनी भीड़ थी कि जहां तक नजर जाए बस गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। 36 किलोमीटर तक लंबा भयंकर जाम लगा हुआ था। लेकिन डरे और सहमे हुए इन लोगों को ये नहीं पता था कि उनके भागने का ये रास्ता शांति की तरफ नहीं, बल्कि जहन्नुम के दरवाजे की तरफ जा रहा है। उस समय की मिलीजुली फौजों के कमांडर जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोफ को जब इराकी फौज के पूरी तरह से वापस लौटने की खबर मिली, तो उसने एक बहुत ही बेरहम हुक्म दे डाला। इराकी फौज को किसी भी हालत में अपने देश वापस लौटने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनकी ताकत को पूरी तरह से मिटा देना है, ताकि सद्दाम को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। और फिर एक तरफा कत्लेआम शुरू हो गया। 26 फरवरी की दोपहर से लेकर 27 तारीख की सुबह तक 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने एयरक्राफ्ट कैरियर और अलग अलग मिलिट्री बेसों से उड़ान भरी। उन्होंने सबसे पहले क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करके गाड़ियों की लाइन के सबसे आगे और सबसे पीछे वाले हिस्से को एकदम सटीक निशाना बनाकर उड़ा दिया। पूरा का पूरा हाईवे एक पल में जाम हो गया और एक खुली हुई बहुत बड़ी जेल में बदल गया। इसके तुरंत बाद बिना देखे समझे अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी गई। 500 पाउंड के आम बम, आग लगाने वाले बम और कवच तोड़ने वाले बम भारी बारिश की तरह बरसने लगे। जहां भी बम गिरते, गाड़ियां पल भर में आग के गोलों में बदल जाती। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और गहरा धुआं उठ रहा था। गाड़ियों में फंसे हुए सैनिक और आम नागरिक या तो जिंदा जल गए, या बम से उनके चीथड़े उड़ गए, या फिर उस अफरा तफरी में कुचले और रौंदे गए। पूरा का पूरा हाईवे 80 सचमुच जहन्नुम बन गया था। बमबारी में शामिल एक अमेरिकी पायलट ने बाद में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि हम लोग मानो मेले में शूटिंग कर रहे थे। निशाने इतने ज्यादा थे कि हमें निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ये बिल्कुल बाल्टी में मछलियां मारने जैसा था। वो लोग बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर सकते थे। और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि उस समय बमबारी करने वाले हवाई जहाज इतने ज्यादा थे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को खास इंतजाम करने पड़े ताकि अमेरिकी जेट्स हवा में एक दूसरे से टकरा न जाएं। इससे आप समझ सकते हैं कि यह बमबारी कितनी पागलपन से भरी थी। जब धुआं छटा तो दुनिया के सामने जो मंजर था वो इंसानी युद्ध के इतिहास की सबसे खौफनाक तस्वीरों में से एक था। इराक की तरफ जाने वाला यह हाईवे 60 मील लंबे लोहे के ताबूत में बदल चुका था। जली हुई गाड़ियों के ढेर हर 50 मीटर की दूरी पर हाईवे पर बिखरे पड़े थे। टैंकों के ऊपरी हिस्से उड़ चुके थे। ट्रकों के चेसिस जलकर पिघल गए थे। मुड़ी तुड़ी और पिचक चुकी छोटी कारों के अंदर लोग अभी भी खिड़की से बाहर रेंगने की कोशिश करने वाली हालत में जमे हुए थे। उस समय वहां के हालात को अगर धरती पर जहन्नुम कहा जाए
तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वहां पहुंचने वाले टाइम मैगजीन के एक रिपोर्टर के मुताबिक हाईवे 80 पर अनगिनत गाड़ियां तबाह हो चुकी थीं। टैंक, ट्रक और लोगों की कारें मीलों दूर तक जलकर मलबे में बदल गई थीं। कुछ गाड़ियां सीधे बम लगने से टुकड़ों में बढ़ गई थीं और कुछ अभी भी जल रही थीं। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और इतना गहरा धुआं उठ रहा था कि इसे दसों किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। हाईवे पर हर तरफ सैनिकों की जली हुई लाशें थीं। कुछ गाड़ियों के अंदर सिकुड़े पड़े थे तो कुछ सड़क के किनारे गिरे हुए थे। हवा में जले हुए इंसानी मांस और पेट्रोल डीजल की बदबू फैली हुई थी, जिससे उल्टियां आ रही थीं। मरने वालों की सही गिनती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सी लाशें जलकर पिघले हुए लोहे के साथ बुरी तरह चिपककर एक हो गई थीं। लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों के अंदाजे के मुताबिक इस हाईवे पर मरने वाले इराकियों की तादाद 10,000 से ज्यादा थी। इनमें से ज्यादातर बिना हथियारों के वापस लौट रहे सैनिक और बेगुनाह आम लोग थे। अमेरिकी फौज की इस जीत ने युद्ध से पहले अमेरिकियों के दिमाग पर छाए हुए वियतनाम वॉर सिंड्रोम को पूरी तरह मिटा दिया। गल्फ वॉर अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के बाद दुनिया की इकलौती सुपर पावर के तौर पर अपना दबदबा कायम करने वाली जंग बन गई। अमेरिका का दबदबा तो कायम हो गया, लेकिन पीछे जो छूट गया वो सिर्फ मौत के हाईवे का मलबा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की कड़ी निंदा भी थी। आपको बता दें कि 26 फरवरी की सुबह ही सद्दाम हुसैन ने फौज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया था। 1949 में हुए जेनेवा समझौते के मुताबिक जो लोग लड़ाई छोड़कर वापस लौट रहे हों, उन पर हमला करना सख्त मना है। उस समय इराकी फौज वापस लौटने के हुक्म को मान रही थी। असल में वो लोग लड़ना छोड़ चुके थे, वापस लौट रहे और लगभग निहत्थे हो चुके इराकी सैनिकों पर गोलियां और बम बरसाना अमेरिकी फौज का साफ तौर पर एक वॉर क्राइम, युद्ध अपराध था। लेकिन गुस्से वाली बात यह है कि अमेरिका की अगुवाई वाली इन फौजों ने अपना गुनाह मानने के बजाय मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए जानबूझकर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उस समय की अमेरिकी सरकार ने इस बात के सबूतों को दबा दिया कि इराकी फौज वापस लौट रही थी, ताकि लोगों को यह सच पता न चले कि अमेरिकी फौज वापस लौट रहे सैनिकों का कत्लेआम कर रही है। और अमेरिकी मीडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक और सटीक बमबारी का खूब डंका पीटा। उन्होंने जो तस्वीरें छापी, उनमें से ज्यादातर में सिर्फ अमेरिकी हाईटेक हथियारों का जलवा दिखाया गया था। उन्होंने जानबूझकर हाईवे 80 के उस खौफनाक मंजर को दुनिया से छुपा लिया। सिर्फ कुछ ही हिम्मत वाले पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस मलबे और लाशों की तस्वीरें खींची, जिसकी वजह से इस सच्चाई का कुछ हिस्सा दुनिया के सामने आ सका। 28 फरवरी को, यानी बमबारी खत्म होने के अगले ही दिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और गल्फ वॉर के खत्म होने की पक्की घोषणा हो गई। बहुत से इतिहासकार और मिलिट्री एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हाईवे 80 का वो खौफनाक मंजर ही शायद सीनियर बुश के सीज फायर करने की सबसे बड़ी वजहों में से एक था, क्योंकि उस समय पत्रकारों द्वारा खींची गई जली हुई लाशों और गाड़ियों के मलबे के पहाड़ों की तस्वीरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया था। अमेरिका को डर था कि अगर बमबारी जारी रही तो मानवाधिकार के नाम पर उसकी और ज्यादा बदनामी होगी और दुनिया भर में उसकी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में युद्ध विराम कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि गल्फ वॉर एक हाईटेक युद्ध था और अमेरिकी फौज की सर्जिकल स्ट्राइक की एक बेहतरीन मिसाल था। लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कि इस हाईटेक युद्ध के पीछे हाईवे 80 पर बिखरी हुई लाशें थीं और इराकी लोगों के खून के आंसू और बेइंतहा दर्द था। अमेरिकी फौज ने अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करके वापस लौट रहे दुश्मनों का सफाया कर दिया। उन्होंने बेगुनाहों के खून की कीमत पर अपनी जीत और शान हासिल की। इस तरह की जीत कभी भी एक सच्ची जीत नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है।